लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ग्रेच्युटी की। वहाँ पर एक करेक्शन है कि जैसे मैंने बताया टैक्स ऐसा पेपर है ना कि यहाँ पर क्या होता है, हर समय चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपको कंटेंट अगर थोड़ा सा भी पुराना मिल गया, ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई टॉपिक सर्च किया नेट पे जाके और वो सही ही हो, क्योंकि अगर वो पुराना होगा थोड़ा सा तो कभी कभी जो है प्रॉब्लम ये होती है, पता नहीं चलता कि कंटेंट कितना पुराना है। तो ये मेरे ख्याल से पीपीटी थोड़ी सी पुरानी है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई। और जो यहाँ पर बस एक केवल छोटा सा करेक्शन ये है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके लिए जो आपका ग्रेच्युटी है वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वहाँ पर दो चीजें मैंने बताई थी कि अगर वो कवर्ड होगा अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, तो ये चीजें मतलब ये 3 पॉइंट मैंने बताए थे। तो यहाँ पर जो लिमिट है, ठीक है, वो 10 लाख ना होके 20 लाख है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये अमेंडमेंट हुआ है जहाँ पर ये अभी 10 लाख जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई, बाकी सारी चीजें वैसे ही है। बस ये लिमिट जो है वो 20 लाख है मैक्सिमम, यानी कि 20 लाख एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, और ऐसा ही यहाँ पर भी when private employee are not covered under the payment of gratuity act 1972, तो यहाँ पर भी जो लिमिट है वो आपकी 20 लाख। ठीक है, मैं जो भी नोट्स अभी ये टॉपिक खोलने के बाद जो भी नोट्स उधर डालूंगा वो करेक्शन करने के बाद ही डालूंगा। ठीक है, तो उधर आप लोग नोट्स देख लेना। बाकी सारी चीजें में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी चीजें सही है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ इसका, ये तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो लिमिट है वो 20 लाख है। जैसे मिस्टर एक्स वॉज एम्प्लॉयड इन ABC लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे 20,000 पर मंथ, 20,000 रुपए पर मंथ इनका बेसिक पे है। डियरनेस अलाउंस 5,000 रुपीज पर मंथ। द एम्प्लॉय वॉज रिटायर्ड ऑन 10th January 2018। ठीक है, आफ्टर सर्विंग द एम्प्लॉयर फॉर 20 years and 6 months। तो टोटल जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, 20 years 6 month। अभी लेकिन अभी मुझे देखना पड़ेगा कि कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कि नहीं। द एम्प्लॉयर हैज पेड हिम ग्रेच्युटी ऑफ 9,10,000 एंड द एम्प्लॉय was covered under payment of gratuity act 1972। तो यानी कवर्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको सैलरी निकालनी है। सैलरी आपकी कितनी है, जैसे यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है बेसिक पे। ठीक है, बेसिक पे आ गए और उसके बाद फिर आपका ये आ गया डियरनेस अलाउंस और फिर आ गया आपका ग्रेच्युटी। ठीक है, बेसिक पे कितना है 20,000 इंटू 9, और यहाँ पर प्लस 20,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 30। डिवाइडेड बाई 30 क्यों किया गया है, एक मिनट। एक मिनट, एक सेकेंड। क्या है, एक मिनट, पहले हम लोग रूल को फिर से देख लेते हैं, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। हाँ ठीक है, यहाँ पर जैसे दिया गया स्टेचुरी जो लिमिट है वो आपकी 20 लाख है। उसके बाद फिर आपकी जो लास्ट जॉन सैलरी जो करना है मुझे 15 डेज ऑफ सैलरी कैलकुलेट करनी है। इन और जो है यहाँ पर 6 मंथ को कंसीडर करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ऑफ देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, यानी 6 मंथ कंप्लीट होने पर आप उसको 1 ईयर में काउंट करते हैं 15 डेज ऑफ सैलरी। और उसको 15 डेज को कैसे काउंट करेंगे, इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26। और एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, ये तीन चीजें लेती है। लिमिट है 20 लाख, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड एंड 15 डेज ऑफ सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, सैलरी में क्या क्या चीजें ली जाती है, सैलरी लास्ट ड्रॉन बाई एम्प्लॉई
जो भी लास्ट ड्रॉन जो एम्प्लॉई है प्लस डियरनेस अलाउंस। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा कुछ, ठीक है। सैलरी भी ले रहे हैं जो मतलब लास्ट 10 मंथ की भी नहीं ले रहे हैं, जो लास्ट सैलरी है वो ले रहे हैं प्लस डियरनेस अलाउंस ले रहे हैं, ठीक है। और बाकी कोई चीज यहाँ पर सैलरी में इंक्लूड नहीं करना है, बाकी 15 डेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, और इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं। तो फिर इसमें क्या किया हुआ है? सर 30 क्यों लिया गया है? हम्म, हाँ वही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने अभी ओपन किया है, मैंने शायद इसको पहले देखा नहीं। मैंने बस 20 लाख देखा, ये 30 क्यों किया गया है वो मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन रूल्स तो ऐसे नहीं है, कुछ और ज्यादा कुछ तो है नहीं। 20,000 इंटू टेन डिवाइडेड बाई 30 इंटू 9। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स वॉज एम्प्लॉयड इन एबीसी गेटिंग 20,000 रुपीज पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 5,000। द एम्प्लॉय वॉज रिटायर्ड 10th जनवरी 18 है, 10th जनवरी 18 है, ठीक है। आफ्टर सर्विंग द एम्प्लॉयर फॉर 20 years 6 month। और ठीक है। अच्छा 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 है, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी मुझे समझ में आया। देखो यहाँ पर क्या है, इससे अभी मुझे मतलब ही नहीं है, ये अभी हम लोग का ये आगे की चीज है, ठीक है। हमें मतलब है ग्रेचुटी से केवल, ठीक है। वो क्या है, इन्होंने क्या किया, देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो। कंप्यूट टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ग्रेचुटी एंड ऑल्सो टैक्स लाइबिलिटी। तो अभी वो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए वो सारा कैलकुलेशन कर रहा है। तो अभी वो चीज हमें नहीं देखनी है, वो चीजें बाद में देखनी है, ठीक है। क्योंकि वो देख रहे हैं कि कितनी उस ईयर में उनकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, तो उसके लिए टैक्सेबल इनकम कितनी होगी। तो 20,000 इंटू 9 और 20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30, वो सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो 10th जनवरी को वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो 10 दिन की वो सैलरी हो गई, 10 दिन की सैलरी निकालने के लिए इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30 ऐसा किया है। 10 दिन की डियरनेस अलाउंस निकालने के लिए 5,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30। तो ठीक है, वो खैर अभी की चीज नहीं है, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। वो बाद में हम लोग जब सारे अलाउंसेस परक्यूजिट्स वगैरह सब कुछ देख लेंगे, तब उसके बाद लास्ट में जो है वो टैक्सेबल जब इनकम कैलकुलेट करेंगे तब वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। अभी हमें केवल ये इधर काम करना है, ठीक है। तो मतलब 9 month 10 days का। हाँ, वो क्योंकि जो है वो 10th जनवरी को रिटायर हो रहा है, यानी कि देखो जो फाइनेंशियल ईयर वो 31 मार्च को एंड होता है, ठीक है, हमेशा। तो 31 मार्च को यस। जब, हाँ, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को एंड हुआ। तो 1 अप्रैल से हम काउंट करेंगे तो उधर करीब 10 महीने 10 दिन, सॉरी 9 महीने 10 दिन ऐसा कुछ आएगा यस सर, शायद। और जब 30 मतलब 1 month से हम 10 दिन बढ़ा देंगे, इसलिए 30 हाँ डिवाइड बस, हुए। तो वो खैर बात की चीज है, अभी उसको हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अभी वो सारी चीजें बाद में, जब सारे कुछ हो जाएगा, सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे इस सैलरी में, तब उसके लास्ट में हम लोग टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे तब। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी इसको इग्नोर करो, अभी इसको भूल जाओ। अभी हमारा फोकस इधर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जैसे मैंने बताया, 3 चीजें यहाँ पर जो कंपेयर करनी है। सब पहली चीज, एक्चुअल जो ग्रेचुटी रिसीव्ड यानी कि 9,10,000, ये हो गया। उसके बाद जो लिमिट है वो है 20 लाख, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 15 डेज ऑफ सैलरी, तो यहाँ क्या करेंगे, 15 इन डिवाइडेड बाई 26, क्योंकि कवर्ड है। जो भी आपका जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है उसमें कवर्ड है ये एम्प्लॉय, तो इसलिए 26 डेज का वो मंथ हम काउंट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमने हाफ मंथ सैलरी कैलकुलेट करनी है, और इनटू जो आपका टोटल कंप्लीटेड ईयर है यानी कि 20, ठीक है। तो इस तरह से निकल के आ जाएगा ये अमाउंट आपका। तो इसमें जो सबसे लीस्ट अमाउंट होगा वो है आपका 2,88,461, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी बचा हुआ 6,21,538, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल ग्रेचुटी, ठीक है। वही टैक्सेबल ग्रेचुटी देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्योंकि वो हम जो क्या करेंगे, जो भी हमारा टैक्सेबल इनकम होगी उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपके बेसिक पे हो गए, ये आपका डियरनेस अलाउंस हो गया, और इधर आपका ग्रेचुटी हो गया। ये तीनों अमाउंट इधर इन्होंने इंक्लूड कर लिया है टैक्सेबल इनकम में। जो टैक्सेबल वाला पार्ट है केवल वही इंक्लूड किया है, एग्जेम्प्ट वाला सर थर्ड वाला पेज बता दीजिए। क्या। दिस इज थर्ड पॉइंट जो है सर इसमें, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जैसे मैंने बताया 15 डेज ऑफ सैलरी इसमें कैलकुलेट करते हैं इनटू टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक है। तो अगर कवर्ड है 1972 जो आपका पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है उसमें कवर्ड है एम्प्लॉय,
तो 15 डेज जो मंथ है वो जो है वो 26 का काउंट करेंगे। तो जो भी आपकी सैलरी है, ठीक है, यानी कि 25,000 में क्या है, बेसिक पे 20,000, डियरनेस अलाउंस 5,000। तो ये 25,000 जो है इसकी 15 डेज की सैलरी कितनी हो गई, तो 25,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26, ठीक है, इनटू टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर 20। ये आपका हो गया अमाउंट, ये आपका एग्जेम्प्टेड अमाउंट हो गया 2,88,461, ठीक है। बाकी बचा हुआ टैक्सेबल है। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आप कोई बुक रिकमेंड कर सकते हैं सर? फिर ऐसे सर एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। क्या सर आप कोई बुक हमें सजेस्ट कर सकते हैं उसके उसके बुक? उसमें जिसमें क्वेश्चन ये सब हों? एक तो सिंघानिया की बुक चलती है टैक्स में, उधर तुम लोग देख सकते हो। लेकिन लेटेस्ट ही देखना, कोई पुरानी बुक मत देखना, पुरानी बुक मत रेफर करना, क्योंकि पुरानी बुक में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसमें पुराना डेटा होगा। टैक्स ऐसा पेपर है, यहाँ पर क्या होता है, हर साल अपडेट होता रहता है। तो जो है पुरानी बुक में हो सकता है आपको सही इन्फॉर्मेशन ना मिले, ठीक है, बुक नई ही लेना। और उससे बेटर है कि आप लोग ऑनलाइन भी, जैसे ये एक मेरे पास जो फाइल है ये मैं शेयर कर दूंगा, इसमें सारे टॉपिक हैं, ठीक है, हर एक टॉपिक है और ये लेटेस्ट है एकदम। तो यहाँ पर जो भी चीजें होंगी वो अभी लेटेस्ट हुई होंगी, यहाँ ठीक होगी, ठीक है। इस तरह ये भी आप लोग, इनको मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको भी देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा इसका लेवल हाई है ये, क्योंकि सीए प्रिपरेशन के लिए बुक है, लेकिन ठीक है, काम तो चलेगा इससे, ओके। यस सर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, और मैं ये क्वेश्चंस आप लोग को दे दूंगा, ठीक है, आप लोग इसको भी देख लेना। और आगे का टॉपिक अभी देखते हैं फिर। 1 मिनट में, 5 मिनट में, 1 मिनट में मैं आता हूँ, 5 मिनट में। अरे आवाज नहीं आ रही। सर कुछ बोल ही नहीं रहे तो नहीं सर, आवाज आवाज कहाँ कहाँ से आएगी? जाएगी? 5 मिनट का ब्रेक है। हेलो और रिकॉर्डिंग तुम लोग ऑन की है। गिटार बज डिस्कशन रहा है शुरू आज हो तक। गई, तुम लोग की डिस्कशन इधर शुरू हो गई। मैं कह रही हूँ मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ, ऑन ऐसा है। बिल्कुल नहीं है, मैं सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सुन नहीं रहा हूँ। ठीक तो है, ये लोग हेलो हेलो कर रहे थोड़ा, थे। हाँ मैं सुन रहा अरे हूँ, सर है यहीं पे। और रिकॉर्डिंग भी, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, अरे सर आप तो मुझे पता यही ही नहीं हैं। रहेगा किसने क्या बोला। चलो ठीक है। आ, अभी बात करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट में। जो नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है वो है पेंशन। अब सभी को पता है कि पेंशन होता क्या है। पेंशन इज ए पेरियोडिकल पेमेंट, ठीक है, एक रेगुलर पेमेंट होता है जो एक एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा, ठीक है। पेंशन इज ए पेरियोडिकल पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय आफ्टर हिज रिटायरमेंट एंड एज टैक्स्ड इज सैलरी। जैसे सैलरी टैक्सेबल हो वैसा ही आपका पेंशन भी टैक्सेबल होता है। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम अ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है। चलो, अगर ये एक चीज आप लोग जो है याद रखना कि भाई अगर कोई यूएनओ का एम्प्लॉय है
pension received from a UNO, United Nation organization, is not taxable. ठीक है, the basis of charge is given below. अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, ठीक है, एक है uncommitted pension. It is a periodical payment of pension. For instance, X gets monthly pension of 2000 rupees. It is taxable as salary under section 15 in the hands of a government employee as well as non-government employee. तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप अनकम्यूटेड पेंशन ले रहे हो, यानी कि जो पेरिडिकल पेमेंट होता है वो ले रहे हो, रेगुलर एक पेमेंट आपको मिल रहा है पेंशन के रूप में, तो वो अगर आपको मिल रहा है तो वो सैलरी की तरह टैक्सेबल है, अनकम्यूटेड पेंशन. ठीक है, अनकम्यूटेड पेंशन से मतलब है पेरिडिकल पेमेंट. ठीक है, तो यहां तक तो आसान है. आगे चलते हैं. अभी कम्यूटेड पेंशन मतलब अगर कोई आप लम सम अमाउंट अगर आप पेंशन का ले लेते हो, मतलब सपोज कोई एम्प्लॉय है, आफ्टर रिटायरमेंट उसको जो पेंशन मिल रही है वो 40,000 40,000 रुपए मिल रही है, लेकिन उसने क्या किया, वो कुछ उसका पार्ट सपोज 50% उसने क्या बोला कि आप 50% मुझे पेंशन आगे मत दो, लेकिन उसके बदले एक लमसम अमाउंट दे दो. मतलब 20,000 उसने एक हिसाब से एक तरह बोल सकते हैं आसान सिंपल लैंग्वेज में कि उसने 20% अपनी जो पेंशन है वो सेल कर दिया, बेच दिया. ठीक है, अपने एम्प्लॉयर को. तो उसके अगेंस्ट उसके बदले में उसको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, तो उस लमसम अमाउंट को बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन. ठीक है, इट इज अ लमसम पेमेंट इन लिeu of periodical payment. For instance, after his retirement, X gets rupees 2,000 per month as a monthly pension. As per service rules, he gets 25% on his pension commuted for 60,000 rupees. तो इसने क्या किया, जो 25% जो इसकी पेंशन है उसको उसके अगेंस्ट इसने लमसम अमाउंट ले लिया, कितना 60,000 रुपीज उसने ले लिया. ठीक है, आफ्टर कम्यूटेशन ही विल गेट रिमेनिंग 75% 1,500. अब इसके बाद इसको अभी पेंशन कितनी मिलेगी, 1,500 रुपीज केवल मिलेगी, क्योंकि 500 जो थी वो उसने सेल कर दिया अपने एम्प्लॉयर को. 1,500 by way of monthly pension. In this case, 60,000 60,000 रुपए is commuted pension which X has received in lieu of 25% of his monthly pension. ठीक है, ये चीज क्लियर है, सभी को समझ में आई, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड. अभी आगे बढ़ते हैं. तो अनकम्यूटेड में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई भी पेंशन होगा वो हमेशा टैक्सेबल ही होगा. लेकिन कम्यूटेड में मुझे अभी पता करना होगा, मुझे कैलकुलेट करना होगा कि कितना पार्ट उसका टैक्सेबल है, कितना पार्ट नहीं टैक्सेबल है. एनी कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इज होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम अ टैक्स अंडर सेक्शन 10(10) फंड. ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अगर कहीं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको कम्यूटेड अनकम्यूटेड कैसी भी पेंशन मिल रही है वो हमेशा जो है वो एग्जाम टैक्स फ्री होगी, हमेशा एग्जाम होगी टैक्स से. ठीक है, अभी प्राइवेट एम्प्लॉयज या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करते हैं. वहां पर क्या रूल्स है, एनी पेमेंट इन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन received by a non-government employee will be exempt from tax to the extent given below. In case where the employee receives gratuity. यहाँ दो चीजें हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के. पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई वो जो एम्प्लॉय है वो ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर रिसीव कर रहा है, इन केस वेयर एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेचुटी, द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 of pension will be normally entitled to receive will be exempt. ठीक है, तो the commuted value of 1/3 of pension which is in case where the employee receives gratuity, the commuted value of 1/3 of pension which he normally entitled to receive will be exempt. तो जो भी इसका अगर ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं तो जो भी कम्यूटेड पेंशन जो मिल रही है उसका 1/3 वो क्या होगा, वो टैक्स फ्री होगा. ठीक है, इन केस वेयर द एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेचुटी. इन केस वेयर द एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी, द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/2
ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर ग्रेचुटी नहीं रिसीव कर रहा है तो 1/2 एग्जेम्प्ट, और अगर ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो 1/3 एग्जेम्प्ट। क्लियर है? तो बिल्कुल आसान है, बस पहले आपको देखना है ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है टैक्स पेयर की नहीं कर रहा है। ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो 1/3 एग्जेम्प्ट होगा, टैक्स फ्री होगा, ये चीज याद रखना। और ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा है तो 1/2 50% वो आपका टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स is eligible for monthly pension of rupees 45,000. As per service rules, he can get 40% of his pension commuted. ठीक है, इनको जो पेंशन मिल रही है वो 45,000 है, और ये उसको कम्यूटेड मतलब कर सकता है, ही कैन गेट 40% ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड। ड्यू टू कम्यूटेशन ही विल रिसीव लमसम ऑफ रुपीज 18 लाख, 18 लाख रुपए इनको रिसीव होगा अगर ये जो है उस जो है पेंशन को वो कम्यूटेड करते हैं। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ सर्विस, इग्नोर द कैलकुलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। आफ्टर कम्यूटेशन ही विल रिसीव 27,000। ठीक है, क्यों? क्योंकि 40% तो उन्होंने कम्यूटेड ले लिया, कम्यूटेड करा लिया, मतलब कि जो है वो पेंशन इन्होंने सेल कर दी 40%, अभी 60% इनके पास बचा, यानी 45,000 का 60% यानी 27,000। तो आफ्टर कम्यूटेशन उनको कितना पेंशन रिसीव होगा? 27,000 एज मंथली पेंशन विच विल फुली टैक्सेबल। ठीक है, वो तो बात की बात है, अभी कम्यूटेड की बात करते हैं। इफ मिस्टर एक्स इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन द होल, ठीक है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो पूरा जो 18 लाख जो भी पूरा मिल रहा है वो टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्टेड होगा फ्रॉम टैक्स। हाउएवर इफ, यहाँ देखिए तीनों चीजें हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है टैक्स फ्री होगा। अभी बात करते हैं कि ग्रेचुटी रिसीव हो रहा है तब क्या होगा। ठीक है, however if Mr. X is non-government employee, the following needs to be considered if gratuity received, अगर gratuity receive हो रहा है तो। ठीक है, commuted value कितनी है? 18 लाख। ठीक है, 18 लाख किसका है? देखिए यहाँ पर एक चीज और ये भी चीज है कि जो कम्यूटेड वैल्यू है वो केवल 40% पे है। ठीक है, 40% जो है पेंशन वो अपने जो है पेंशन सेल करने के बाद उसको 18 लाख मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो है फुल कम्यूटेड वैल्यू भी निकालते हैं। ये तो 40% कम्यूटेड वैल्यू है ना, तो 100% कम्यूटेड वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। तो यहाँ पर ये 40% का अगर 18 लाख है तो 100% अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 45 लाख। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप लोग तो कर लोगे ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। 18 लाख Yes, sir, डिवाइडेड sir. बाय, 25. हाँ डिवाइडेड बाय 40 into 100, इस तरह से कर सकते हैं। Great. ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो ये आपका हो गया 45 लाख, ये फुल कम्यूटेड पेंशन हो गई। ठीक है, तो इसका 1/3 अगर ग्रेचुटी रिसीव किया है तो 1/3 एग्जेम्प्ट होगा ना, तो अभी इसका जो अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा वो होगा इसका 45 लाख का 1/3 यानी कि 15 लाख, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा टैक्स से। तो 18 लाख ये अमाउंट मिला हुआ है पेंशन का, कम्यूटेड पेंशन, माइनस 15 लाख जो आपका एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, और बाकी जो बचा हुआ यानी 3 लाख ये आपका टैक्सेबल पेंशन हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर ग्रेचुटी जो एम्प्लॉय है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, सारी चीजें ऐसे ही कैलकुलेट की जाएंगी जैसे इधर किया था, लेकिन बस क्या करना है 1/2। ठीक है, वो मतलब कि आपका जो 1/2 कम्यूटेड पेंशन है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें देखिए वैसे ही कैलकुलेट की गई। जो फुल पेंशन है वो 45 लाख है, 45 लाख का 1/2 50% 22 लाख 50,000 हो जाएगा, यानी इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। और जो एक्चुअल जो पेंशन मिल रही है कम्यूटेड पेंशन वो है 18 लाख माइनस 22 लाख 50,000 यानी कि माइनस में होगा, तो यानी कि 0, यानी कुछ भी अमाउंट आपको
कुछ भी अमाउंट, कुछ भी टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर? यहाँ सर पे मतलब ग्रेजुटी ना लेने पे टैक्स बेनिफिट मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलेगा यार, ग्रेचुटी अगर नहीं रिसीव कर रहे हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ बिल्कुल, अगर ग्रेचुटी एम्प्लॉय नहीं रिसीव कर रहे हैं तो ग्रेचुटी एक तरह से समझ दो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो है, जैसे पेंशन वगैरह के लिए एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना देता है पड़ता है, लेकिन हाँ क्या हुआ? सर, फ्यूचर सिक्योरिटी देता है सर, फ्यूचर में वो अमाउंट आपको मिल जाता है। हाँ, वो एक्स्ट्रा आपको अमाउंट मिल रहा होता है, तो उसकी वजह से, उस अमाउंट के मिलने की वजह से आपको टैक्स बेनिफिट यहाँ पर नहीं उतने मिलते जितना कि ग्रेचुटी जो ना रिसीव करे जितना उसको मिलेगा। ठीक है? सर ग्रेचुइटी से में भी सर गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। यार ग्रेचुटी अभी लास्ट क्लास में तो मैंने बताया, अभी तो मैंने जो पहले, इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था ग्रेचुटी का ही तो कराया था कि कब टैक्सेबल होगा ग्रेचुटी। 20 लाख लिमिट अभी बताई थी, 15 डेज ऑफ सैलरी इनटू टोटल कंप्लीटेड ईयर। वो ग्रेचुटी के लिए तो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्स फ्री है, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है नहीं कवर्ड है, वो सारा कैलकुलेशन हम लोग ग्रेचुटी के लिए तो कर रहे थे। तो वहां पर तो सर मैं ये जो अभी बता रहे हैं प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए दोनों। हाँ देखो, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो पेंशन हो चाहे वो ग्रेचुटी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए हमेशा वो टैक्स फ्री होगा, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट कोई भी हो। लेकिन एक चीज है, पेंशन अगर मैं बात करूं, अगर अनकम्यूटेड पेंशन है, मतलब जो पेरियोडिकल पेंशन मिल रहा है, जो एक रेगुलर पेंशन मिल रहा है, वो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, हमेशा वो टैक्सेबल ही होगा। ये लमसम अमाउंट की बात हो रही है। जैसे ग्रेचुटी क्या है, एक लमसम अमाउंट आपको एक बार मिल जाता है आफ्टर रिटायरमेंट, और जो कम्यूटेड पेंशन होता है वो भी एक लमसम अमाउंट आपको मिल रहा होता है। ठीक है, वहां वहां पे जो है चेंज हो जाता है। वहां पे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका हमेशा टैक्स फ्री है, और प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए कुछ पार्ट टैक्सेबल है, कुछ पार्ट टैक्स फ्री है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रेचुटी। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो। बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस सबसे पहले पता करना है ग्रेचुटी रिसीव हो रहा है नहीं रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है तो 1/3, नहीं रिसीव हो रहा है तो 1/2, बस, और कुछ इसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर। अभी नेक्स्ट इनकैशमेंट। अच्छा, इनकैशमेंट भी रिटायरमेंट बेनिफिट है। आफ्टर रिटायरमेंट जो भी लीव जो भी एम्प्लॉय ने नहीं ली होती है, उसके लिए उसको इनकैशमेंट, मतलब उनको उसके अगेंस्ट उसको कुछ एक लमसम अमाउंट मिलता है। तो वहां पर देखते हैं क्या कितना पार्ट उनके लिए टैक्सेबल है, कितना टैक्स फ्री है। इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव, सेक्शन 10(10) AA. If an employee does not utilize all his leaves available to him per annum, such unutilized either get lapsed or get carry forward, which can be enhanced later. The taxation of leave salary for various categories of employees is shown here under. तो अभी बात करते हैं स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय, गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉय है, नेचर ऑफ लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय जो भी वो एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के टाइम, ठीक है, इट इज चार्जेबल टू टैक्स। आगे चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, जब